am explaining in this lecture about society, its features, its formation and registration. Society. Society is an association of persons united together by mutual consent to deliberate, determine and act jointly for some common purpose. यानी जो सोसाइटी है वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो आपस में म्यूचुअल कंसेंट से आपस में मिलते हैं और एक कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं। इंडिया में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन और ऑपरेशन का पूरा प्रोसीजर दिया गया है और बहुत सारे के स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस एक्ट को अडॉप्ट भी किया है। कुछ स्टेट्स ने विदाउट मॉडिफिकेशन डिट्टो इस एक्ट को अडॉप्ट किया तो कुछ ने अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन किया है। तो व्हेन you will act for society, so you have to keep in mind that the state government can also make some modification. It means the society registration is also a subject of the state. So you have to know about the state modifications or state law and procedure regarding registration. तो स्टेट का भी नियम का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसको आपको याद रखना है। सेक्शन 20 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में बताया गया है कि सोसाइटी को किन पर्पसेस के लिए बनाया जा सकता है। चैरिटेबल सोसाइटी बनाई जा सकती है, मिलिट्री ऑर्फन फंड या फिर सोसाइटी जो कि बनाई जा सकती है भारत में सेवरल प्रेसिडेंसीज के लिए। आर्ट, साइंस, लिटरेचर इनको प्रमोट करने के लिए सोसाइटी बनाई जा सकती है। पॉलिटिकल एजुकेशन को डिफ्यूजन करने के लिए यानी फैलाने के लिए भी बनाई जा सकती है। इसके साथ साथ लाइब्रेरीज के मेंटेनेंस के लिए, लाइब्रेरीज के फाउंडेशन के लिए, रीडिंग रूम्स जो केवल मेंबर्स या पब्लिक के लिए अवेलेबल रहे उनके लिए भी सोसाइटी बनाई जा सकती है। इसके साथ पब्लिक म्यूजियम या गैलरी ऑफ पेंटिंग या अदर वर्क ऑफ आर्ट के लिए बनाई जा सकती है। या सोसाइटी का जो पर्पस है वो कलेक्शन ऑफ नेचुरल हिस्ट्री या फिर मैकेनिकल एंड फिलोसॉफिकल इन्वेंशन के लिए बनाई जा सकती है। ये सारी चीज़ें जो सोसाइटी का पर्पस हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक सम मॉडिफिकेशन, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपने हिसाब से कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी ये ऐड कर सकती है जिनके लिए सोसाइटी फॉर्म की जा सकेगी। एडवांटेज ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का एडवांटेज क्या है? सबसे पहला इसका प्रोसीजर जो फॉर्मेशन का है, रजिस्ट्रेशन का थोड़ा ईजी है, सिंपल है। रिकॉर्ड कीपिंग बहुत कम है, इनमें रूल्स भी काफ़ी ईजी है उनका कॉम्प्लायंस करना, कॉम्प्लायंस कॉस्ट भी काफ़ी कम बैठती है। इसके साथ इसमें रेगुलेटर का इंटरफेरेंस भी कम है, थोड़ा इंडिपेंडेंसी होती है इसके अंतर्गत। इसके साथ साथ टैक्स में भी अगर ये चैरिटेबल नेचर के हों, सोसाइटी अगर चैरिटेबल एक्टिविटी करती है तो टैक्स में भी काफ़ी एग्जम्पशन मिलता है। डिसएडवांटेज। इनकम टैक्स में सोसाइटी को तभी एग्जम्पशन मिलता है जब वो चैरिटेबल नेचर की हो, अदरवाइज एग्जम्पशन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा है ये कमर्शियल वेंचर के लिए इनएप्रोप्रिएट है क्योंकि बेसिकली चैरिटेबल नेचर की होती है। इसके साथ इसमें जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट और ओनरशिप है उसका कॉन्सेप्ट लगभग एब्सेंट होता है, इसलिए ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करने को नहीं देखते हैं। इसके साथ ये इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा रिस्की माना जाता है, इसलिए कमर्शियल इन्वेस्टर थोड़ा इससे दूर रहते हैं क्योंकि इसमें लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म होता है। इसके साथ इनकी मैनेजरियल प्रैक्टिस उतनी प्रोफेशनल नहीं होती। कभी कभी इनमें पॉलिटिकल इंटरफियरेंस भी देखा जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग इसमें पैसा लगाने को नहीं देखते। इसके साथ साथ सोसाइटियाँ जो है वो अपने मेंबर से या अपने क्लाइंट से सेविंग्स भी इकट्ठा नहीं कर सकती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। ये भी एक थोड़ा दिक्कत है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए उनको आरबीआई से अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। इसके साथ साथ सोसाइटी को कई स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसको भी देखना होता है, तो कुछ डिसएडवांटेज होते हैं सोसाइटी के। कॉन्सिक्वेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी। अगर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराए या नहीं कराए तो उसका क्या असर होता है, पहले हम देखते हैं। अगर सोसाइटी के जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन कराने से सबसे पहले तो सोसाइटी को एक लीगल स्टेटस मिल जाता है और लीगल स्टेटस मिलने से वो इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल मांग सकती है। अगर सोसाइटी को आप रजिस्टर करवा लें तो पहला फायदा तो यही कि जैसे मैंने कहा लीगल स्टेटस, सेकंड दे कैन गेट अप्रूवल एंड रजिस्ट्रेशन अंडर इनकम टैक्स सो दैट दे कैन गेट एग्जम्पशन। वो प्रॉपर्टीज परचेस कर सकते हैं। इसके साथ उनको एक रिकॉग्निशन मिल जाता है
अथॉरिटीज़ के सामने उनको एक लीगल पर्सन माना जाता है, बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन का ये फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ जैसे रजिस्टर होते हैं ये और इनके मेंबर्स आपस में एक दूसरे के प्रति लायबल हो जाते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं ऐसा मान लिया जाता है कि उन्होंने मेमोरेंडम को साइन किया है एंड सोसाइटी और मेंबर्स बोथ आर अंडर ऑब्लिगेशन टू फॉलो मेमोरेंडम एंड देयर रूल्स। इसके साथ एक बार सोसाइटी अगर रजिस्टर हो जाए तो फिर जो सोसाइटी है वो अपने मेमोरेंडम के बाहर जाके, अपने ऑब्जेक्ट के बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकती है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराने का एक इफेक्ट ये भी होता है, जैसे मैंने ऊपर कहा कि एक लीगल पर्सन बन जाती है, इसका एक लीगल स्टेटस होता है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, इसके साथ ये अपने नाम से सूट कर सकती है और इसके ऊपर भी सूट किया जा सकता है। एक जुडिशियल पर्सन की तरह ये बन जाती है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो सबसे पहला और बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि सोसाइटी का कोई लीगल स्टेटस ही नहीं होगा। इस कारण ना तो वो कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर पाएगी, ना ट्रांसफर, ना सूट हो पाएगा, ना वो खुद सूट कर पाएगी। मतलब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और बिना रजिस्ट्रेशन के आप सोसाइटी के तौर पे काम भी नहीं कर सकते हैं। और एग्जम्पशन तो बहुत दूर की बात है। आप तो अगर आप अनरजिस्टर्ड सोसाइटी है तो लीगली है ही नहीं। वो फैक्ट में हो सकती है, थ्योरी में हो सकती है, पर लीगली उसका कोई स्टेटस नहीं है। इसलिए एक लीगल स्टेटस पाने के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है और सारे एडवांटेज एक रजिस्टर्ड सोसाइटी को मिलते हैं। अकाउंट्स एंड ऑडिट, जो सोसाइटी होती है उनको उनके मेंबर्स बहुत फंड प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर्टीज देते हैं। आउटसाइडर्स भी डोनेशन के तौर पर उनको फंड और प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। ये फंड और प्रॉपर्टी का जो इस्तेमाल है वो सोसाइटी के ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जाना चाहिए। जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स है जिनको ट्रस्टी कहा जाता है, इट इज देयर ड्यूटी टू अप्लाई द फंड फॉर द फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी। सो इस कारण क्योंकि इनको फंड मिलते हैं तो इनका जो अकाउंट है वो प्रॉपर और रेगुलर होना चाहिए, प्रॉपरली एक क्वालिफाइड ऑडिटर से ऑडिट होना चाहिए और इन ये जो ऑडिटेड अकाउंट्स है ये मेंबर्स के पास जनरल मीटिंग में रखा जाता है और साथ ही जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी है जिस भी स्टेट में इनका ऑफिस सिचुएटेड है उसके पास फाइल किया जाता है ताकि वो चेक कर सके कि सोसाइटी अपने पर्पस को और लॉस को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। लिटिगेशन, इसके बारे में मैं ऊपर कह चुका हूँ। सोसाइटी इज अ लीगल पर्सन, तो it is capable of filing suit on its own name against any party, and outsider can also file the suit against the society. So there is no problem at all if the society is registered. So remember this. इसको अच्छी से आपको ध्यान में रखना है। Benefit of forming a society. Remember one thing ना, society if registered is a legal person and very well can file a suit anywhere in India, no problem at all. बस आपको लॉस फॉलो करने हैं, बट लीगली रजिस्टर्ड सोसाइटी कैन हैव द राइट टू फाइल सूट्स। बेनिफिट ऑफ फॉर्मिंग अ सोसाइटी, अगर आप सोसाइटी बनाते हो, ऊपर मैंने बेनिफिट्स में बोला आपसे, आपको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिल सकता है। अगर आप इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन चाहते हैं करवाइए और एग्जम्पशन ले सकते हैं। जो डोनर्स है वो अगर आपकी सोसाइटी सेक्शन 80G में रजिस्टर्ड है तो डोनर्स को इनकम टैक्स में डोनर्स को भी छूट मिल सकती है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो बहुत सारे के जो गवर्नमेंट है, अदर एजेंसी है, उनसे आपको ग्रांट और फाइनेंशियल फंडिंग मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो उसका फायदा है कि सोसाइटी जो है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर काम करती है, सभी मेंबर को पूरी बात सुनी जाती है और वाइडर पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाता है। इसके साथ साथ अगर मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप मीटिंग बुलाकर उनको हटाकर कोई नया मैनेजमेंट बैठा सकते हैं। तो ये सब एक रजिस्टर्ड सोसाइटी का फायदा होता है। फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी कैसे बनाई जाएगी? सेक्शन 1 ऑफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 बोलता है 7 या उससे ज्यादा व्यक्ति मिलकर किसी लॉफुल पर्पस के लिए, और ऑब्जेक्ट्स मैंने ऊपर बताया है, और स्टेट भी कुछ ऑब्जेक्ट्स प्रेस्क्राइब कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट्स, उसके लिए सोसाइटी बनाई जा सकती है। इसके लिए एक मेमोरेंडम बनाया जाएगा, उसमें जो 7 या उससे ज्यादा लोग हैं वो उसको सब्सक्राइब करेंगे, साइन करेंगे और उसको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास जमा करेंगे। ये जो मेमोरेंडम है इसमें सोसाइटी का नाम, उसका ऑब्जेक्ट, उसके जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं उनका नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन। गवर्निंग बॉडी मीन्स लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन कंपनी, तो गवर्निंग बॉडी उसी तरीके की होती है।
ये सब आपको देना होता है। गवर्निंग बॉडी पूरा मैनेजमेंट देखती है। इसके साथ जो सोसाइटी है उनके रूल्स की कॉपी भी आपको देनी होती है। साथ में आपको एक प्रेस्क्राइब फी पे करनी होगी जो हर स्टेट में अलग अलग हो सकती है। इसके साथ सेक्शन 4 कहता है कि हर सोसाइटी को साल में एक अपनी एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अगर सोसाइटी के रूल्स में एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में ऐसा लिखा है कि वो नहीं बुला रही है तो फिर उनको हर साल अपने जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स है उनका नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ये सब कुछ आरओसी के रजिस्ट्रार के पास जमा करना होगा। हालांकि मैं पहले ही कह चुका हूँ दीज आर सब्जेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट्स रूल, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के रूल भी चेक करने हैं। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट लेवल पे भी हो सकता है, यानी आप रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के ऑफिस पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या लोकल ऑफिस होगा रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी का वहाँ रजिस्टर करा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मेमोरेंडम, आपके रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत होगी, आपके जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं उनका कंसेंट लेटर, इसके साथ जो मेंबर्स हैं आपके मैनेजिंग कमेटी के उनका एक अथॉरिटी लेटर जो साइन करके देंगे। इसके साथ जो प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी होगा सोसाइटी का एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक एफिडेविट देगा, और साथ ही साथ जो मैनेजिंग कमेटी है उसके जो मेंबर्स है वो डिक्लेरेशन देंगे कि सोसाइटी का फंड केवल सोसाइटी के पर्पस और ऑब्जेक्ट के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ और क्या क्या डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को देने होंगे, एक तो एक लेटर देना होगा जिसमें रिक्वेस्ट की जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए जिसको फाउंडिंग मेंबर साइन करेंगे। ये लेटर में आपका पर्पस लिखा होगा। इसके साथ एक रिक्वेस्ट की जाएगी कि हमारी सोसाइटी को रजिस्टर किया जाए। जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं यानी सब्सक्राइबर विल साइन इट। आपके मेमोरेंडम की एक सर्टिफाइड कॉपी सभी फाउंडिंग मेंबर्स के द्वारा साइन करा के डुप्लीकेट में देनी होगी। 2 कॉपी आपके रूल्स रेगुलेशन का भी सेम 2 कॉपी सभी फाउंडिंग मेंबर के द्वारा साइन करा के देंगे। इसके साथ एक टेबल देंगे जिसमें आपके जो मेंबर्स है उनका नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और सिग्नेचर होगा। आपके जो कोई मीटिंग हुए होंगे तो उनका मिनट्स दिया जाएगा गवर्निंग बॉडी का। इसके साथ आपके प्रेसिडेंट का डिक्लेरेशन जो ऊपर बताया था, आपके प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी का एक एफिडेविट जिसमें वो सब्सक्राइबर के रिलेशनशिप्स बताएंगे, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, और अगर लैंडलॉर्ड कोई और है आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का तो उसकी एनओसी। ये सारे डॉक्यूमेंट आप रजिस्ट्रार के पास फीस के साथ जमा करिए, और आपका रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई हो गया तो फिर वो आपको रजिस्टर करता है। रजिस्ट्रेशन और अभी मैं डिटेल आपको बताऊंगा। स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी इन इंडिया। भारत में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का क्या स्टेप है? जैसा अभी ऊपर मैंने आपसे कहा, कम से कम 7 मेंबर आपको चाहिए अगर आप सोसाइटी रजिस्टर करना चाहते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स मेंटेन करती है। वो बताती है कि कहाँ कहाँ पर आप स्टेट में सोसाइटी को रजिस्टर करा सकते हैं। तो जिस स्टेट में आप अपना ऑफिस सोसाइटी का रखना चाहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस, वहाँ के स्टेट लॉस को आपको देखना होगा। इसके साथ साथ जो सोसाइटी रहेगी वो अपना मेमोरेंडम, रूल्स, रेगुलेशन ये सब भी तैयार करेगी। पहला स्टेप रहेगा सिलेक्शन ऑफ नेम। आप पहला अपना नाम चुनेंगे। अपनी सोसाइटी का नाम चुनते वक्त इस बात का ध्यान रखें, कंपनी लॉ की तरह नाम चुनना। पहले से इस्टेब्लिश किसी सोसाइटी या किसी बॉडी से आपका नाम मिलता जुलता ना हो, कोई ऐसा नाम ना हो जिससे आपको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई कनेक्शन दिख रहा हो, या फिर प्रिवेंशन ऑफ एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट 1950, इम्प्रॉपर यूज ऑफ एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट 1950 का जो लॉ है उसके अगेंस्ट कोई नाम आपको नहीं चुनना है। यानी उस लॉ का भी आपको ध्यान में रखना है। जो एम्बलम और नेम्स एक्ट है उसमें बहुत सारी लिस्ट है, आपने कंपनी लॉ में पढ़ा है, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अनडिजायरेबल नेम ना सेलेक्ट हो। मेमोरेंडम, आपको अपना मेमोरेंडम बनाना होगा जो आपका ऑब्जेक्ट बताता है। ये जो मेमोरेंडम और रूल्स और रेगुलेशन आप बनाएंगे ये आपके सब्सक्राइबर इसको साइन करेंगे, ऊपर बता चुका हूँ। साथ में किसी गजेटेड ऑफिसर, नोटरी पब्लिक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओथ कमिश्नर, एडवोकेट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर इसी टाइप के किसी ऑफिसर से उसको विटनेस करवाएंगे। आप उनका पूरा सील, स्टैंप वगैरह लगवाएंगे। जो मेमोरेंडम है उसमें आपके जो मेंबर्स है सोसाइटी के उनका डिटेल, उनका नाम, एड्रेस, डेजिग्नेशन, ऑक्यूपेशन ये सब होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं और रजिस्ट्रार के पास जमा करने हैं, कुछ मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको।
एक तो रिक्वेस्टिंग सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक कवरिंग लेटर के थ्रू जिसको सभी मेंबर साइन करेंगे, एक डुप्लीकेट कॉपी आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, इसके साथ साथ आपके रूल्स और रेगुलेशन की भी डुप्लीकेट कॉपी जिसको एस्टेब्लिशिंग मेंबर साइन करेंगे, आपका एड्रेस प्रूफ और एनओसी, आपके सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया एफिडेविट जो ऊपर मैंने बताया था, और आपके मिनट से भी मैंने ऊपर आपको बताया है। इसके साथ आपको क्या क्या और डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपके जितने भी मेंबर्स हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका पैन कार्ड आपको देना होगा, उनका रेसिडेंस प्रूफ आपको देना होगा। आप जानते हैं प्रूफ में क्या क्या देते हैं। आपका जो मेमोरेंडम है वो आपको तैयार करना होगा जिसमें खास करके आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे, आपके मेंबर्स का डिटेल होगा और उनका आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस होगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसको रूल्स और रेगुलेशन कहते हैं वो आपको बनाना होगा। ये इसमें बताया जाएगा कि आपकी सोसाइटी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे चलेगा, मीटिंग कैसे होगी, मेंबरशिप कैसे मिलेगी, कैसे मेंबर्स को हटाया जा सकता है, आपके अकाउंट्स ऑडिट कैसे होंगे, अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो आर्बिट्रेशन के बारे में आप लिख सकते हैं, और सोसाइटी कैसे डिसॉल्व होगी, ऐसी कई बातें आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एक बार जो रूल बन गए उनको चेंज किया जा सकता है और नए रूल बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक कवरिंग लेटर जिसमें आप अपना पर्पस बताएंगे, सारे डॉक्यूमेंट उस कवरिंग लेटर के साथ अटैच करेंगे, सभी फाउंडिंग मेंबर्स को साइन करके एक कवरिंग लेटर बना के रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दी जाएगी। इसके साथ आपके जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एक एड्रेस प्रूफ आपको देना है, लैंडलॉर्ड कोई और है तो फिर उसका एनओसी भी आपको ला के देना है, ये भी मैंने ऊपर बताया था। आपके जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं उनकी साइन, उनका पूरा डिटेल और आपके प्रेसिडेंट जो होंगे उनका डिक्लेरेशन कि वो और उनकी कंसेंट कि वो प्रेसिडेंट बनने को तैयार है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट आप रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को दे देंगे, रिक्विजिट फी पे कर देंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट 2 कॉपी में दिए जाते हैं। आपका रजिस्ट्रार फर्स्ट कॉपी आपको एक्नॉलेजमेंट के तौर पे देगा और जो सेकंड कॉपी है वो अपने पास रख लेगा। तो इसको अच्छी से ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ आपके पूरे डॉक्यूमेंट की जांच करेगा और जब सब कुछ ठीक पाया जाएगा कि आपका एवरीथिंग इज ओके है तो फिर जो रजिस्ट्रार है वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा और आपकी सोसाइटी बन करके तैयार। तो इस तरीके से एक सोसाइटी बनाई जाती है बच्चों, तो इसको ध्यान रखोगे। या आपका लेसन 7 कंप्लीट हो गया।